भोर का समय था। अमनपुरा कस्बे की संकरी गलियों पर रात की ठंडी परत अभी पूरी तरह नहीं हटी थी। आसमान में हल्की धुंध तैर रही थी, जिससे नीम और पीपल के पेड़ों की शाखें धूसर पर्दे के पीछे से झांकती सी लग रही थीं। पत्तों से ओस की महीन बूंदें टपक कर टूटी फूटी डामर सड़क पर गिरती तो एकदम हल्की सी भांप उठती। मिट्टी और पानी का वही पुराना नम सा गंध जो गांव शहर की सुबह को एक अलग पहचान देता है। हवा में धूल, कोयले की राख और चाय के उबलते पत्तों की मिलीजुली महक बसी हुई थी। ठेले वालों की पुकारें, गरम समोसे, ताजे आलू, रिक्शों की खड़खड़ाहट और गाड़ियों के हॉर्न आपस में मिलकर एक अजीब सी संगीत रच रहे थे। यह वही समय था जब लोग अपने रोज के कामकाज पर निकलने लगते हैं, मगर बाजार की यह हलचल अभी आधी अधूरी थी। सुबह का कोलाहल पूरी तरह चढ़ा नहीं था। इसी बाजार की पुरानी गली में ओमती देवी अपनी छोटी सी टोकरी लेकर धीरे धीरे बढ़ रही थीं। करीब 55 की उम्र, चेहरे पर मेहनत की महीन झुर्रियां, मगर आंखों में अडिग चमक। उन्होंने हल्की सी नीली किनारी वाली सादी सफेद साड़ी पहन रखी थी, जिस पर धुली होने के बावजूद समय की पीलापन झलक रहा था। कंधे पर पड़ा कपड़े का झोला उनकी पीठ से चिपका हुआ था। सुबह सुबह केले का वजन बांधे हुए उनकी चाल थोड़ी सुस्त थी, पर कदमों में एक पुरानी आदत की मजबूती थी, जैसे यह रास्ता और ये दुकानें उन्हें अपनेपन से पहचानती हों। ओमती देवी की कहानी अमनपुरा में कोई राज नहीं थी। लोग जानते थे कि उनकी दोनों बेटियां शहर और देश की शान हैं। बड़ी नंदिनी सेना में अफसर, जो हिमालय की बर्फीली चौकियों पर तैनात थी। छोटी ममता, यानी जिले की जिला मजिस्ट्रेट। दो हीरे जैसी बेटियां, और यह मां अभी भी रोज की तरह केले बेचने निकलती है। कई लोग इसे जिद कहते, कई लोग मजबूरी, लेकिन ओमती देवी के लिए यह उनका आत्मसम्मान था। वे अक्सर सोचती, मेहनत से कमाया हर दाना सबसे मीठा होता है। बेटियों की नौकरी मेरे लिए गर्व है, पर इन हाथों का काम मेरा अपना गर्व है। उन्होंने सड़क किनारे पुरानी लकड़ी की पेटी पर केले सजाने शुरू किए। पीले हल्के हरे धब्बों वाले, मीठी खुशबू छोड़ते ताजा केले। जैसे ही उन्होंने टोकरी को ठीक किया, पीछे से एक गहरी घरघराहट गूंजी। बुलेट मोटरसाइकिल की थक थक जैसे पूरे बाजार को हिला दे। लोग पलट कर देखने लगे। भीड़ को चीरता एक आदमी आया। कड़क वर्दी, चमकते काले जूते, आंखों में रौब और मूंछों पर ताव। ये था इंस्पेक्टर अशोक चौधरी। उसके साथ दो सिपाही, हाथों में लाठियां। हवा में उसकी एंट्री से ही डर फैल गया। आसपास के ठेले वाले अपने अपने सामान को संभालने लगे। अशोक चौधरी बुलेट रोककर सीधा ओमती देवी के ठेले तक आया। बिना कुछ कहे उसने टोकरी से एक केला उठाया, छिलका खोला और दो निवाले में निगल गया। फिर होंठों को चाटते हुए चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाई। बेस्वाद है? उसने धीमे पर जहरीले स्वर में कहा। ऐसे केले कौन बेचता है? ओमती देवी ने संयम से उत्तर देने की कोशिश की। साहब, ताजा हैं, मीठे हैं, बस सुबह सुबह ठंडे हैं। पर इंस्पेक्टर ने सुनना जरूरी नहीं समझा। उसने टोकरी को एक झटके में दोनों हाथों से उठाया और जोर से सड़क पर पलट दिया। केले लुढ़ककर चारों तरफ फैल गए। कुछ गाड़ियों के नीचे कुचले, कुछ पैदल चलने वालों के पैरों तले मसल गए और कुछ नाली की गंदी धारा में बह गए। एक पल के लिए पूरा बाजार ठहर गया। चाय वाले, सब्जी वाले, राहगीर, सभी की आंखें फैल गईं। किसी ने आवाज नहीं निकाली, बस धीमी धीमी कानाफूसी। कोई आगे नहीं बढ़ा। डर सबके चेहरे पर साफ था। यहां पुलिस के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। ओमती देवी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में हल्की नमी आई, पर होंठ सख्त हो गए। उन्होंने झुककर गिरे केले उठाने की कोशिश की। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी पीठ सीधी थी। यह अपमान सिर्फ केले या टोकरी का नहीं था, यह उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। छतों पर से कोई हल्की सी खटपट हुई। सामने की इमारत की तीसरी मंजिल पर एक नौजवान खड़ा था। रोहित, मोहल्ले का रहने वाला, जिसने अपनी आंखों में गुस्से की लालिमा भर ली थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। बुलेट की घरघराहट, केले के सड़क पर बिखरने की आवाज, ओमती देवी की झुकी पर दृढ़ देह और इंस्पेक्टर के अहंकारी चेहरे, हर पल रोहित ने अपने फोन में कैद कर लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। रोहित जानता था
कि यह वीडियो आगे चलकर हथियार बनेगा। यह सिर्फ एक ठेले वाली मां की कहानी नहीं थी। यह उस व्यवस्था की कहानी थी जिसे लोग रोज रोज चुपचाप झेलते हैं। और आज यह चुप्पी टूटने वाली थी। बर्फ की चोटियों के बीच एक चौकी की टीन की छत पर रात की ठंड अभी तक टिके हुए थी। हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे बर्फ की धार से पैना कर दिया हो। कानों में सीटी सी पीटती, गालों को चीरती। पहाड़ की खामोशी में सिर्फ दो चीजें साफ सुनाई दे रही थीं, गश्ती दस्ते के जूतों की कर्कश चरमराहट और दूर आसमान में गश्त लगाता हेलीकॉप्टर, जिसका शोर धुंध में कहीं जाकर टूट टूट जाता था। उसी चौकी के भीतर लोहे के तख्त पर बैठी नंदिनी अपनी राइफल पर लगी महीन नमी पोंछ रही थी। उंगलियां जमकर सुन्न हो रही थीं, मगर हर हरकत अनुशासन की तरह सधी थी। काटन की पट्टियों को घुमाना, पिन निकालना, चैम्बर की झलक लेना, फिर उतनी ही नपी तुली गति से सब कुछ वापस। पेट्रोल के स्टोव पर गर्म हो रहा सूप उबलकर ऊपर आया तो बॉयलर की ढक्कन ने खनक कर चेताया। नंदिनी ने गर्दन उठाई, कंधे पर बंधी ऊनी पट्टी को थोड़ा खींचा और जेब से फोन निकाला। सिग्नल के 3 टिमटिमाते बिंदु जैसे पहाड़ के मौसम की तरह मूडी थे, कभी आते कभी गायब। इसी झिलमिल में व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन उभरा, रोहित, अभी अभी का वीडियो। नाम देखते ही उसे एक धुंधली सी पहचान लगी। रोहित, वही इलाके का लड़का जो अमनपुरा की छतों से पतंग उड़ाता था, जो उनकी मां से कभी कभी केले उधार लेकर बाद में पैसे लौटाता था, बस यूं ही एक छोटे भाई की तरह। वीडियो चलाते ही पहली फ्रेम ने उसकी सांस किसी अनदेखे हाथ से जकड़ ली। रास्ते पर बिखरे केले, एक टोकरी उलटी, भीड़ की सिकुड़ी आंखें और बीचों बीच उसकी मां ओमती देवी, वही साड़ी, वही झुकी हुई पर दृढ़ पीठ, और सामने वह वर्दी, काली बूटों की थक थक, मूंछों पर ताव, बुलेट की अकड़ती आवाज। इंस्पेक्टर अशोक चौधरी ने टोकरी पलट दी थी। आंखों देखे अपमान का वह शॉट जैसे सीधे नंदिनी की छाती में घुस गया। किसी ने फोन में रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपना दांत भी भींच लिया था। वह कराह वीडियो में कहीं नहीं थी, पर नंदिनी के कानों ने उसे सुन लिया। उसने एक पल को स्क्रीन से नजर हटाई। हवा और पतली हो गई। सामने बर्फ के पार, बादलों के नीचे उसे अमनपुरा की गली दिखाई दी। नीम के पत्तों पर टपकती ओस, सड़क का धूसर किनारा और उसकी मां के हाथों की पुरानी नसें। ये सब कुछ अचानक इतना पास, इतना नुकीला कैसे हो गया था? उसने ग्लव्स उतार दिए। उंगलियां सिहरते हुए भी फोन की स्क्रीन पर दौड़ पड़ीं। सांस अब छोटे छोटे कतरों में निकल रही थी। मां? उसने स्वाभाविक रूप से कॉल का बटन दबाया, पर तुरंत ही समझ लिया मां से पहले उसे किसी और से बात करनी होगी। उसने सावित्री टाइप किया और फिर हल्का सा ठहर कर ममता लिखा, वही नाम जिससे घर में सब उसे कभी कभी छेड़ते थे। संपर्क सूची में ममता डीएम चमकी। कॉल लगी। दिल्ली में जिला कलेक्ट्रेट के कमरा मुलाकात में फाइलों का ढेर किसी छोटे से पहाड़ की तरह जमा हुआ था। एयर कंडीशनर की ठंडी सांस और बाहर बरामदे में चल रही बहसों की सूखी आवाजें मिश्रित होकर एक ऐसी पृष्ठभूमि बना रही थीं जो सिर्फ एक ही बात कहती थी, आज भी दिन लंबा होगा। ममता अपने सामने रखे नगर विकास के प्रस्ताव को पलट रही थी। चौथी धारा पर आते आते फोन कांपा। नंदिनी। फोन उठाते ही दोनों बहनों के बीच की चुप्पी पहले शब्द बनी। यह वही चुप्पी थी जो बरसों साथ साथ रहने के बाद भी कभी कभी दो वाक्यों के बीच में पुल की तरह खड़ी हो जाती है। नंदिनी की सांस तेज थी। ममता ने पहचान लिया। देखा तुमने? नंदिनी की आवाज कटी कटी, जैसे बर्फ पर चलने की थरथराहट गले में उतर आई हो। अभी मिली हूं मीटिंग से, भेजो मुझे, ममता ने कहा। भेज रही हूं, और सुनो, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं, आज ही। ममता ने एक गहरी सांस ली। सामने दीवार पर लटकी जिले के मानचित्र पर उसकी नजर टिक गई। अमनपुरा की वह पतली सी आकृति जो किसी धमनी की तरह पूरे जिले के नाड़ी तंत्र से जुड़ी थी। नहीं, उसने धीरे और थमे हुए स्वर में कहा, यह मेरा इलाका है दीदी, यह लड़ाई कानून से लड़ी जाएगी। तुम वहीं रहो, वहां भी सीमा है, यहां भी। फर्क सिर्फ इतना कि वहां बर्फ गिरती है, यहां गंदगी उछलती है, पर दोनों जगह ड्यूटी एक ही है। एक क्षण को दोनों तरफ ध्वनि शून्य हो गया। नंदिनी ने आंखें बंद कीं। उसे याद आया वह दिन जब पापा नहीं रहे थे,
और मां ने पहली बार सब्जियों की टोकरी उठाई थी। तब भी ममता ने ही सबसे पहले खड़े होकर राशन कार्ड, गैस कनेक्शन और छोटी सी रेहड़ी के कागज बनवाए थे। वही ममता जिसकी शांत आवाज में कोई ऐसा भार था जो बर्फ की दीवारों को भी रोक सकता था। मां को पता? नंदिनी ने पूछा। नहीं, ममता ने धीरे कहा। या यूं कहो, हमें पता नहीं था कि मां अभी भी अकेले निकलती हैं। शायद हमें बताना नहीं चाहती थीं। शायद यह उनका अपना स्वाभिमान है। नंदिनी के गले में कुछ अटका। उसने हूं कहा, जैसे हथेली से आंसू पोंछ लिए हों, और साथ ही जवानों की तरफ एक नजर डालकर खुद को फिर से भीतर खींच लिया हो। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी, पर सुनो, अगर तुमने एक पल भी हाथ ढीला किया तो मैं हवाई जहाज से उतरकर सीधे थाने में खड़ी मिलूंगी। हाथ ढीला अब किसी को नहीं दिखेगा, ममता ने कहा। मुझे वीडियो भेजो और रोहित से कहो, जो भी शूट किया है बैकअप रखे। यह पहला हथियार है, पर आखिरी नहीं। कॉल कटते ही ममता ने इंटरकॉम उठाया। संदीप, मीटिंग 30 मिनट पोस्टपोन करें और लीगल सेल को अभी बुलाइए। मीडिया सेल से भी कह दीजिए, एक प्री स्टेटमेंट तैयार रखें। शांति बनी रहे, पर मैसेज साफ हो। उसने फोन की स्क्रीन पर रोहित का वीडियो खोला। प्ले बटन दबाते ही जो कुछ आंखों के सामने आया, उसने दिल के भीतर की स्लेट पर एक ही शब्द उकेर दिया, असम्मान। दोपहर तक वीडियो शहर के अंदरूनी नेटवर्क में सरक गया। कॉफी मशीनों के सामने खड़े क्लर्कों की फुसफुसाहट, वकीलों के व्हाट्सएप ग्रुप में तैरती बहसें, पुलिस लाइनों के अंदर चुपचाप घूमती नजरें। शहर, जो हर रोज अपने काम में इतना बेताब रहता था, उस रोज जैसे किसी सूक्ष्म परत में रुक गया था। अदृश्य कैमरों ने यह भी रिकॉर्ड कर लिया कि कुछ निगाहें अचानक अपने अपने अफसरों की टेबल पर टिक गईं, जैसे पूछ रही हों। अब शाम ढली तो ममता सीधा घर पहुंची। दरवाजे पर वही परिचित कुंडी, वही घिसी हुई लकड़ी की धारी। अंदर जाते ही रसोई में उबलते दाल की खुशबू ने उसे वर्षों पीछे का एक दृश्य दिखाया। मां का सिर पर आंचल, चूल्हे के सामने बैठकर फूंक मारना, और बगल में वह और नंदिनी, पढ़ाई और चाय के बीच उलझते। ओमती देवी ने जैसे ही उसे देखा, पल भर के लिए उनकी आंखें फैल गईं। फिर उतनी ही जल्दी उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, काम से सीधी आई है? ममता ने कुछ नहीं कहा। उसने आगे बढ़कर मां को कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में कई बातें थीं, रास्ते पर बिखरे केले, टोकरी का पलटना, और वह मौन जो आज तक किसी ने ममता की गर्दन पर हाथ रखकर नहीं टूटा था। ओमती देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, उनकी आवाज में हल्की हिचकी थी, कि तुम परेशान न हो जाओ। घर गृहस्थी, नौकरी, यह सब। मैं ठीक थी, रोज नहीं जाती, कभी कभी बस मन हो जाता है। लगता है जैसे अपनी कमाई की महक सूंघ लूं तो दिन अच्छा जाएगा। दिन अच्छा जाएगा, ममता ने धीमे में दोहराया। पर किस कीमत पर मां? उसने पीछे हटकर उनकी आंखों में देखा। आज जो हुआ वह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, वह उस आदमी ने इस शहर की हर मां के साथ किया, जो अपनी मेहनत से घर चलाती हैं और डर के साए में भी कमर सीधी रखती हैं। यह लड़ाई अब घर की दहलीज पर नहीं रुकेगी। ओमती देवी ने उसकी ठुड्डी को हल्के से छुआ। तू जो ठान लेती है वही करती है, पर एक बात, शोर मत मचाना। शोर में न्याय की आवाज खो जाती है। जिस तरह तू अदालत में फाइलें पढ़ती है, वैसे ही इस अपमान को पढ़। जो सच तुझे दिखे वही कर। मैं ठीक हूं सच में। ममता ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने मां के कंधे पर हाथ रखा, एक आश्वासन और खुद के लिए एक प्रतिज्ञा। रात जैसे जैसे गहरी हुई, ममता की आंखों में उजाला और सघन होता गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लैपटॉप खोला और मेज पर एक एक फाइल सलीके से रखी। पुलिस एक्ट, दंड प्रक्रिया संहिता, लोक सेवा आचरण नियमावली और जिले के थाना स्तर की तैनाती सूची। रोहित का वीडियो उसने 4 बार देखा, हर फ्रेम, हर कोण, हर आवाज। फिर उसी गली का पुराने सालों का सीसीटीवी मानचित्र खोला। किन दुकानों पर कैमरे हैं, किस एंगल से सड़क दिखती है, किसके रिकॉर्डर पर हर सुबह की ओवरराइटिंग कब होती है। उसने नोट बनाया, मेहता जनरल स्टोर, 8:30 से 10:30, हाई एंगल। शर्मा ज्वेलर्स, सड़क की ओर 60 डिग्री, ऑटो ओवरराइट 24 घंटे।
एक क्षण को उसके दिमाग में एक धुंधली शक्ल उभरी। इंस्पेक्टर अशोक के साथ खड़ा हवलदार, जिसका चेहरा वीडियो में आधा छूट गया था। चेहरे के किनारे पर एक पुरानी कट की हल्की रेखा, जैसे किसी पुराने दंगे की कहानी हो। उसने वीडियो कैप्चर को फ्रीज करके स्क्रीनशॉट लिया और जिले की आंतरिक पहचान सूची में मिलाया। कन्हैया प्रसाद, हवलदार, कोतवाली, 2 साल पहले अनुशासनहीनता पर नोटिस। उसने फोन उठाया। रोहित जी, दीदी, माफ करना, मैंने सीधे भेज दिया। पर किसी से माफी मत मांग, जो किया सही किया। वीडियो का बैकअप रखा 3 जगह, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और मेरे दोस्त के लैपटॉप पर। बहुत बढ़िया। कल सुबह 7 बजे कलेक्ट्रेट गेट पर मिलो। तुम्हें 164 का बयान रिकॉर्ड करना है, मैजिस्ट्रेट के सामने। और सुनो, आज रात फोन बंद रखो, सिर्फ मेरे नंबर से उठाना। किसी और के फॉरवर्ड पर हां में हां मत मिलाना। जो देखा है वही कहना। समझ गया दीदी। कॉल खत्म होते ही उसने लीगल सेल को मैसेज भेजा। कल 8:30 सुबह विशेष शपथ पर बयान रिकॉर्डिंग। मीडिया सेल, कोई प्रेस नोट नहीं, सिर्फ कानून अपना काम कर रहा है कि एक लाइन। पुलिस अधीक्षक को सूचित, कोतवाली की ड्यूटी रोस्टर और बॉडी कैम डेटा की मांग। कमरे की अंधेरे में घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी। उसने टेबल लैंप की रोशनी थोड़ी कम की और खुद के भीतर झांक कर देखा। डर है? हां। गुस्सा है? उससे भी ज्यादा। पर सबसे ऊपर एक ठंडी चमकती हुई धार है, न्याय की। अब आपकी इज्जत का बदला कानून के जरिए ही होगा, उसने मां से कहा था। और अब वह वाक्य वादा बन चुका था। सुबह से पहले, जब शहर की छतों पर अभी धुंध टिकी थी, ममता सादे सलवार सूट में घर से निकली। दुपट्टा आधा चेहरा ढकता, आंखें सीधे। उसने अपने सरकारी काफिले को बुलाने से मना कर दिया। आज कोई लाल बत्ती नहीं। आज मैं आम नागरिक की तरह पूछूंगी कि एक आम नागरिक की शिकायत कहां दर्ज होती है। रास्ते में चाय की दुकान के पास उसने कदम धीमे कर दिए। वही नीम, वही ओस, वही हवा, पर आज यह सब कुछ गवाह जैसा लग रहा था। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उसने सबसे पहले रोहित का बयान दर्ज कराया। रोहित की आवाज पहले कांपी, फिर स्थिर हुई। शब्दों का बोझ उसके चेहरे पर दिखता था, पर आंखें साफ थीं, जैसे वह कैमरा अब उसके गले में नहीं, आत्मा में लटका हो। 164 के बयान पर हस्ताक्षर होते ही ममता ने कागजों का बंडल उठाया और लीगल सेल के साथ मिलकर एफआईआर का ड्राफ्ट देखा। धारा 167, 323, 506, 427, अधिकार का दुरुपयोग, साधारण मारपीट, आपराधिक धमकी और शरारत से नुकसान। हम 354 नहीं लगाएंगे, उसने स्पष्ट कहा। जो नहीं हुआ वह नहीं लिखेंगे। यही हमारा फर्क है। वे अपमान फैलाते हैं, हम कानून पढ़ते हैं। लीगल ऑफिसर ने सिर हिलाया। ये वही ठंडा न्याय था जो फौलाद से भी भारी पड़ता है। दोपहर होते होते कलेक्ट्रेट के गलियारे में यह खबर हवा बनकर दौड़ गई। डीएम मैडम खुद कोतवाली जाएंगी, किसी ने कहा। सुरक्षा? उसने जवाब दिया। जितनी जरूरत हो उतनी। पर जो जनता की जमीन पर होता है, उसे जनता के बीच खड़े होकर देखना चाहिए। कोतवाली तक का रास्ता उसने पैदल तय किया। भीड़ धीरे धीरे बनती रही। किसी ने मोबाइल उठाया, किसी ने सिर्फ दूर से देखा, किसी ने मन ही मन कहा, अगर आज भी कुछ न हुआ तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। कोतवाली के जंग लगे फाटक के पास हवा में सीलन थी। पुराने रिकॉर्ड रूम की गंध, दीवारों पर उखड़ती पुताई और पंखे की घरघराहट जो हर 2 सेकंड में अपनी उम्र का ऐलान करती। द्वार पर खड़े सिपाही ने उसे पहचान लिया, पर आज वह वर्दी के सामने एक आम नागरिक थी। शिकायत दर्ज कराने आई हूं, उसने सादे स्वर में कहा। रिसेप्शन पर बैठे मुंशी ने कागज घुमाते हुए ऊपर देखा। पहले शंका, फिर घबराहट और फिर किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा। मैडम, यानी जी, किसके खिलाफ है? इंस्पेक्टर अशोक चौधरी, उसने कहा। और जो जो उसके साथ थे, बाकी नाम जांच में आएंगे। अंदर कमरे में एसएचओ संदीप था। वीडियो उसे भी मिल चुका था। वह कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ, पर उसके चेहरे पर वह रूखापन था जो दशकों की थकान से पैदा होता है। मामला देखेंगे मैडम। पर क्या? ममता ने पूछा। ऊपर से, मतलब कुछ बातें होती हैं। ऊपर से सिर्फ आसमान होता है, उसने शांत स्वर में कहा। और उस आसमान के नीचे कानून। बाकी ऊपर बाद में देख लेंगे। अचानक फाटक के बाहर गाड़ियों की कतार आकर रुकी। लाल बत्ती, हूटर बंद।
पर चाल ऐसी कि हर कदम में स्पष्टता झलक रही हो। जिले के डीएसपी, एसडीएम और दो वरिष्ठ अफसर अंदर दाखिल हुए। गलियारे में एक धड़कन सी फैल गई। डीएसपी ने बिना भूमिका के कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाइए। यह हमारे जिले की डीएम है और अभी एक नागरिक के तौर पर शिकायत लेकर आई हैं। एफआईआर दर्ज होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तुरंत। अशोक चौधरी के चेहरे का रंग उड़ चुका था, पर उसे अपने पीछे की रस्सियों पर भरोसा था। जिसने जिंदगी भर सीढ़ियां पकड़कर छलांग लगाई हो, उसे तख्ते का डर देर से लगता है। उसने धीरे धीरे कहा, मैडम, एक गलत फहमी है। भीड़ थी, मैंने तो। भीड़ में कानून और भी ऊंचा खड़ा होता है, ममता ने उसे टोक दिया। उसकी आवाज ठंडी थी, पर शब्द जैसे किसी दस्तखत की तरह पक्के। जो हुआ है वह वीडियो में है, जो नहीं हुआ वह आपकी जुबान में है। आज आपकी जुबान नहीं, वीडियो बोलेगा। अभी के अभी सस्पेंशन ऑर्डर जारी। कमरे की हवा ने जैसे करवट ली। मुंशी ने कलम ठीक से पकड़ी। डीएसपी ने संक्षेप में निर्देश दिए और उसी क्षण फाटक के पास एक नई चमकदार गाड़ी आकर रुकी। सफेद कुर्ता पायजामा, काले चश्मे, चेहरे पर जन्मजात मुस्कान। गाड़ी से उतरते ही चार लोग आगे बढ़े। गंगा प्रसाद यादव। जिले में उसकी पकड़ सड़क के गड्ढों जैसी थी। सबको पता थी, पर कोई भर नहीं पाता था। उसने अंदर आते ही ठहाका लगाया, अरे मैडम, आप यहां? सुबह सुबह कौन सा तूफान? ममता ने उसकी तरफ देखा। पहचान, पर अदायगी नहीं। जनता का एक छोटा सा तूफान है, गंगा प्रसाद जी, उसने कहा, जो किसी की टोकरी पलटकर उठाया गया है। उसे आज हम दफ्तर की फाइल में रख देंगे ताकि हवा उसका वजन समझ ले। गंगा प्रसाद ने मुस्कुराहट को थोड़ा सिकोड़ा, जैसे किसी ने उसकी जेब से चाबी निकाल ली हो। उसने अशोक की तरफ देखा। यह वह नजर थी जिसमें आदेश भी था और आश्वासन भी। पर आज आदेश के आगे कानून खड़ा था। अशोक की पीठ तनने की बजाय थोड़ी और झुक गई। मैडम, गंगा प्रसाद ने धीमे पर चुभते स्वर में कहा, आप बड़ी हैं, समझदार हैं। छोटे मोटे बातों को इतना बढ़ाना। बाजार में रोज बहुत कुछ होता रहता है। हमारी भी इज्जत है। इज्जत कमाए जाते हैं गंगा प्रसाद जी, मांगी नहीं जाती। ममता का जवाब बिना विराम के निकला। और जो लोग दूसरों की टोकरी पलटते हैं, उनकी इज्जत पहले से हल्की होती है। कानून उसे तौल देगा। उसने मुंशी की तरफ मुड़ी। एफआईआर नंबर दीजिए। कलम ने कागज पर खटाखट दौड़ लगा दी। कमरे में बैठी घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया, जैसे एक अदृश्य अदालत उठी हो और दूसरी लग गई हो। उस दिन कलेक्ट्रेट के बोर्ड पर कोई प्रेस नोट नहीं टंगा। सिर्फ एक पंक्ति शहर में घूमती रही, कानून अपना काम कर रहा है। रात को घर लौटी तो मां जाग रही थीं। दीपक की लौ में तेल खत्म होने की टिमटिमाहट थी। थक गई? मां ने पूछा। थकान अच्छी है, ममता ने मुस्कुराकर कहा। यही बताती है कि हम जिंदा हैं। मां ने धीरे से उसके बाल सहेजे। ध्यान रख, शोर से बच के चलना। जिनकी आंखें सिकुड़ी होती हैं, वे वहीं वार करते हैं जहां कोमलता छुपी होती है। ममता ने सिर हिलाया। मैं शोर नहीं करूंगी मां, पर सन्नाटा भी नहीं रहने दूंगी। उस रात उसने चाय का कप खिड़की पर रखा, बाहर की अंधेरी गली को देखा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, किसी के जूतों की टाप, और एक पल को ऐसा लगा जैसे हवा ने चेतावनी फुसफुसाई। खेल अभी शुरू हुआ है। उसने जवाब में खिड़की बंद कर दी और कमरे की मेज पर अगली सुबह की योजना रख दी। सीसीटीवी फुटेज की जब्ती, गवाहों की सूची, बॉडी कैम लॉग का मुआयना और पुलिस लाइन की उपस्थिति रजिस्टर की जांच। बर्फीली चौकी पर उसी समय नंदिनी स्ट्रेचर ड्रिल के बाद बैरक में लौटी। उसने चैन लगाया। फोन पर ममता का छोटा सा मैसेज दिखा, बयान दर्ज, एफआईआर दायर, सस्पेंशन जारी, काम, नॉट लाउड। नंदिनी हंसी। पहाड़ में हंसी की आवाज भी जैसे बर्फ के कणों की तरह उड़ जाती है। उसने फोन सीने के पास रख लिया, जैसे यह कोई तावीज हो। हम सब ठीक हैं, उसने खुद से कहा, और जो ठीक नहीं हैं, वे जल्द ही ठीक जगह होंगे। अदालत के सामने सुबह जब शहर फिर से जागा, नीम की पत्तियों पर ओस वैसे ही टपक रही थी। फर्क बस इतना था कि अब हर बूंद किसी दस्तावेज पर गिरती सी लगती थी। कागज पर जो सच लिखा जाता है वह स्याही से नहीं, इरादे से स्थायी होता है। ममता ने आईने में खुद को देखा। साधारण सलवार सूट, आंखों में हल्की सी नींद, पर भीतर कोई नई रोशनी।
उसने फाइल उठाई, बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की कुंडी खिसकाकर बाहर निकली। अब आपकी इज्जत का बदला कानून के जरिए ही होगा। यह वाक्य आज उसके चलने का लय बन चुका था। और कहीं दूर बर्फ पर नंदिनी ने उसी लय में कदम बढ़ाए। यह मेरा इलाका है, ममता ने कहा था। नंदिनी ने अपने इलाके पर नजर दौड़ाई। सफेद, निर्मम, साफ। दोनों बहनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, पर उनके संकल्प के बीच कोई दूरी नहीं थी। हवा ने फिर वही बात दोहराई। खेल अब भी शुरू हुआ है, और इस बार खेल किसी के टोकरी पलटने से नहीं, कानून की ठंडी चमकती धार से आगे बढ़ेगा। सुबह की हल्की धुंध अभी तक अमनपुरा के कोतवाली थाने के चारों ओर तैर रही थी। जंग लगे लोहे के फाटक पर रात की ओस चिपकी थी, और भीतर से आती सीलन की गंध हवा में घुली हुई थी। पुरानी फाइलों, पसीने और अधजले कोयले का मिला जुला स्वाद। पंखों की घरघराहट, लकड़ी की कुर्सियों की चरमराहट और टेलीफोन की बीच बीच में बजती करकरी घंटी, इन सब का मेल थाने की थकी हुई सुबह को बयान कर रहा था। यही वह जगह थी जहां ममता ने तय किया था कि कानून का पहला प्रहार होगा। वह अपने घर से निकलते वक्त किसी अफसर जैसी नहीं दिख रही थीं। हल्के रंग का सूती सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा, चेहरे का आधा हिस्सा ढका हुआ। उनके साथ कोई सरकारी गाड़ी या सुरक्षा नहीं थी, सिर्फ एक सादा बैग जिसमें जरूरी दस्तावेज और मोबाइल रखा था। रास्ते भर उनके कदमों की लय में वही वाक्य गूंज रहा था। अब आपकी इज्जत का बदला कानून के जरिए ही होगा। थाने के गेट पर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाहर चाय बेचने वाला लड़का ग्राहकों से मोलभाव कर रहा था। कुछ सिपाही अपने जूतों की गर्द झाड़ते हुए खड़े थे। ममता ने किसी से बात नहीं की। वह सीधी रिसेप्शन डेस्क पर पहुंची और धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, मुझे एक शिकायत दर्ज करनी है। मुंशी ने सिर उठाया। सामने की महिला को उसने पहले नहीं पहचाना। उसने कागज और कलम आगे बढ़ाया। क्या मामला है? इंस्पेक्टर अशोक चौधरी और उसके साथियों द्वारा मेरी मां के साथ सार्वजनिक अपमान और हिंसक व्यवहार, ममता ने बिना आवाज ऊंची किए कहा। मुंशी के हाथ थोड़े कांपे। उसने ऊपर नीचे नजर डाली, जैसे किसी अदृश्य संकेत की तलाश कर रहा हो। नाम? उसने लगभग फुसफुसाकर पूछा। ममता ने दुपट्टा हटाया। उसकी आंखों में वही चमक थी जिसे देखकर लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। ममता, उसने कहा, जिला मजिस्ट्रेट, आज मैं यहां एक नागरिक के रूप में आई हूं। मुंशी की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत खड़ा होकर सलाम किया। उसकी आवाज बदल गई। जी, मैडम, अभी। कमरे के भीतर इंस्पेक्टर अशोक चौधरी अपने डेस्क पर बैठा कागजों में व्यस्त था। जूतों की ठक ठक सुनते ही उसने सिर उठाया। दरवाजे पर ममता को देखकर पहले तो वह ठिठक गया, फिर चेहरा संभालने की कोशिश की। मैडम, आप यहां? उसकी आवाज में कृत्रिम विनम्रता थी। मैं यहां शिकायत दर्ज कराने आई हूं, ममता ने सीधे कहा। कल सुबह आपने बाजार में जिस महिला की टोकरी पलटी थी, वह मेरी मां है। कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। पास खड़े हवलदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अशोक का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान खेलने लगी। कोई गलत फहमी हुई होगी, उसने धीमे स्वर में कहा। भीड़ में कई बार गलतफहमी वीडियो में नहीं होती, ममता ने बीच में काटा। जो कुछ हुआ है हर फ्रेम रिकॉर्ड है, बयान तैयार कीजिए। अशोक ने कुर्सी से उठकर कहा, मैडम, एफआईआर की जरूरत नहीं, हम सुलझा सकते हैं। कानून सुलझाता है, ममता ने ठंडी आवाज में कहा। आप नहीं। उसी क्षण बाहर गाड़ियों की आवाज आई। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां। डीएसपी, एसडीएम और दो वरिष्ठ अफसर अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों में तेजी थी, आंखों में साफ इरादा। डीएसपी ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, इंस्पेक्टर अशोक, तमीज से खड़े हो जाइए। आपके खिलाफ तत्काल निलंबन का आदेश है। एफआईआर दर्ज होगी। अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी मूंछों पर ताव अब सिर्फ याद रह गया। पास खड़ा एसएचओ संदीप भी चुप था, मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी। ममता ने उसे भी देखा। जो भी इस घटना में शामिल था, उसका नाम लिखिए। कानून सबके लिए समान है। तभी दरवाजे पर एक और हलचल हुई। सफेद कुर्ता पायजामा पहने गंगा प्रसाद यादव अंदर आया। पीछे दो तीन आदमी, हाथों में मोबाइल कैमरे। उसकी चाल में पुरानी राजनीतिक धौंस थी। अरे मैडम, इतनी सुबह?
उसने मुस्कुराकर कहा। बाजार की छोटी घटना को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? ममता ने उसकी ओर सीधी नजर डाली। छोटी घटना? उसने धीमे पर धारदार स्वर में कहा। जिसे आप छोटा कहते हैं वही कानून की नजर में बड़ा अपराध है। आप गवाह बनने आए हैं या दबाव बनाने? गंगा प्रसाद ने हल्की हंसी में जवाब दिया। बस मिलने आया था। ये अशोक मेरा आदमी है। कोई गलती हुई होगी तो कानून तय करेगा, ममता ने बीच में कहा। आप चाहे नेता हो या किसी पद पर, न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत कीजिए। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। हवलदारों ने अपने अपने नोटपैड निकाले। मुंशी ने कलम की निब ठीक की। डीएसपी ने सीधे आदेश दिया। एफआईआर अभी। धाराएं लिखो। 166, 323, 506, 427 और गवाह का बयान तत्काल रिकॉर्ड करो। रोहित, जिसने वीडियो बनाया था, पहले से थाने के बाहर इंतजार कर रहा था। उसे भीतर बुलाया गया। उसने संकोच से मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाया। डीएसपी ने एक एक फ्रेम देखा, सिर हिलाया। बिल्कुल साफ है, उसने कहा। कोई बहाना नहीं चलेगा। अशोक अब पूरी तरह शांत था, पर उसकी आंखों में किसी छुपे डर के साथ साथ एक और परत थी, एक अदृश्य विश्वास कि कोई ऊपर वाला उसे बचा लेगा। ममता ने वह नजर पढ़ ली। वह जानती थी कि यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर का नहीं, बल्कि उस पूरी कड़ी का है जो भ्रष्टाचार के धागों से जुड़ी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ममता ने डीएसपी से कहा, सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैम की सभी रिकॉर्डिंग जब्त की जाए। कल सुबह तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। आदेश देते समय उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द में लोहे की ताकत थी। गंगा प्रसाद, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, ने पहली बार अपनी मुस्कान समेटी। उसने एक पल को ममता की आंखों में देखा। वह नजर साफ कह रही थी कि यह मामला यहीं नहीं रुकने वाला। वह हल्के से सिर झुकाकर बाहर चला गया, मगर जाते जाते उसके चेहरे पर एक मौन चेतावनी थी। थाने से बाहर निकलते हुए ममता ने भीड़ को देखा। लोग चुपचाप खड़े थे। कुछ मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ बस उसकी ओर देख रहे थे। किसी ने धीमे से कहा, अब तो उम्मीद जगी है। शाम होते होते शहर भर में खबर फैल गई। डीएम ने इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, तुरंत निलंबन। सोशल मीडिया पर वीडियो की व्यूअरशिप हजारों में पहुंच गई। लोग कमेंट कर रहे थे, सच्चाई की जीत होगी। पर ममता जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उस रात अपने दफ्तर लौटकर ममता ने रोहित के वीडियो और गवाहों की सूची फिर से देखी। हर नाम, हर बयान, हर फुटेज उसने अपने दिमाग में सहेज लिया। उसकी नजर बार बार गंगा प्रसाद की ओर लौट रही थी। वह आदमी जिसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी खामोशी में धमकी छिपी थी। ममता ने अपनी डायरी में लिखा, सच का पहला प्रहार हो चुका है। असली लड़ाई अब शुरू होगी। गंगा प्रसाद अगला कदम जरूर उठाएगा। दूर पहाड़ों पर नंदिनी ने यह खबर सुनी। उसने अपने साथियों के बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा में उसकी सांस धुंध बनकर उठी। मेरी बहन अकेली नहीं है। कानून का रास्ता कठिन है, पर अंत तक यही सही है। ममता ने भी खिड़की से बाहर रात के आकाश को देखा। नीम के पेड़ की शाखें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे यह इशारा कर रही हों, सच की जड़ें गहरी हैं, तूफान बस शुरुआत है। अमनपुरा की रातें आम तौर पर जल्दी सो जाती थीं। 9 बजे के बाद बाजार की चहल पहल खत्म, दुकानों के शटर गिर जाते और गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने या किसी दूर की ट्रेन की सीटी की आवाज ही बजती। लेकिन इस रात हवा में कुछ और ही गूंज था, एक अनदेखी बेचैनी। दिन भर चली एफआईआर और निलंबन की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग इसे जीत मानकर चैन से सो गए थे, पर जिनकी नींद कानून की रोशनी से कटती है, वे रात में ही चाल चलते हैं। गंगा प्रसाद यादव अपने आलीशान घर की छत पर टहल रहा था। चारों ओर ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे और दरवाजे पर खड़ी 2 चमचमाती एसयूवीएस, सत्ता और सुरक्षा का मिलाजुला अहंकार। उसके हाथ में फोन था, पर आंखें आकाश की तरफ। बादलों के बीच से झांकता चांद कभी छुपता, कभी निकलता, जैसे इस साजिश का मौन गवाह हो। अशोक का खेल तो खत्म हो गया, उसने सोचा, लेकिन डीएम को सबक सिखाना जरूरी है। सीधी चोट उस पर नहीं, उसकी जड़ पर होगी। उसने मोबाइल निकाला, स्पीड डायल दबाया। दूसरी ओर नया इंस्पेक्टर, जो हाल ही में ट्रांसफर होकर आया था, नींद में भी आदेश सुनने का आदी था।
सुन, एक काम करना है, गंगा प्रसाद ने धीमे पर सख्त स्वर में कहा। कल सुबह ही बाजार में छापा, खबर फैलाओ कि ओमती देवी के केलों में नशा छिपा है, समझे? लेकिन सर, कोई लेकिन नहीं, बस खबर चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। फोन कट गया। छत पर फैली हवा और भारी हो गई। सुबह जब ओस अभी तक पत्तों से नहीं गिरी थी, अमनपुरा का वही पुराना बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। ठेले वाले चादर हटाकर तराजू साफ कर रहे थे। तभी दूर से सायरन की तेज आवाज गूंजी। 3 पुलिस जीपें अचानक बाजार के मुहाने पर आकर रुकीं। दरवाजों से उतरते सिपाहियों ने भीड़ को किनारे करने का इशारा किया। लोग घबराकर पीछे हट गए। नए इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी। हमें सूचना मिली है कि यहां नशे का माल छुपाया गया है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। किसका ठेला है? सिपाही सीधे ओमती देवी की ओर बढ़े। उन्होंने टोकरी पर हाथ रखा। इन केलों में शक है। ओमती देवी के चेहरे पर पल भर को हैरानी आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिपाही ने झुककर टोकरी के बीच से केले हटाए और अचानक एक छोटा पैकेट निकाला, भूरे कागज में लिपटा, जैसे पहले से रखा गया हो। यही है, सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा। भीड़ में सनसनी फैल गई। मोबाइल कैमरे ऑन हो गए। किसी ने कहा, डीएम की मां नशा बेचती हैं। कुछ ही मिनटों में स्थानीय चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम की मां गिरफ्तार, केलों में नशे की तस्करी का आरोप। ओमती देवी को बिना प्रतिरोध के जीप में बैठा दिया गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस वही पुरानी दृढ़ता। भीड़ के कानाफूसी और कैमरों की चमक उनके चारों ओर थी, जैसे शहर खुद एक अदालत बन गया हो। डीएम कार्यालय में ममता को खबर मिली। प्रेस से कॉल्स की बाढ़ आ गई। मीडिया के सवाल, क्या आपकी मां सच में नशा छुपा रही थी? ममता का चेहरा शांत था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बस एक वाक्य कहा, कानून सबके लिए समान है। मैं जांच से खुद को अलग करती हूं, सत्य सामने आएगा। लेकिन उनके भीतर हलचल थी। कमरे का हर कोना जैसे उन पर बंद हो रहा था, पर उन्होंने डर को बाहर नहीं आने दिया। रात होते होते उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हमारे पास कल रात की कॉल रिकॉर्ड चाहिए, उन्होंने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और वह पैकेट, सबकी फॉरेंसिक जांच। हर मोबाइल सर्विलांस देखो। यह पैकेट अचानक कहां से आया, इसकी डिलीवरी कौन सी परत से हुई, सब पता करो। रोहित फिर सामने आया। उसने बाजार की उस सुबह का नया वीडियो दिया। एक कोने से दिख रहा था कि पुलिस के आने से ठीक पहले 2 परछाइयां ओमती देवी के ठेले के पास झुकी थीं। चेहरा साफ नहीं, पर कद और चाल गंगा प्रसाद के गुर्गों जैसी। ममता ने हर फ्रेम को कई बार देखा। उनकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, एक शिकारी की तरह हर हल्की हरकत पकड़ रही थीं। ये खेल गहरा है, उन्होंने धीमे से कहा, पर हमें हर कदम कानून से चलना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। उन्होंने रोहित और कुछ भरोसेमंद अधिकारियों के साथ रात भर सीसीटीवी फुटेज खंगाला। पास की ज्वेलरी दुकान, मेहता जनरल स्टोर और बिजली के खंभों पर लगे कैमरे, हर फुटेज, हर टाइम स्टैंप, हर परछाई। रात गहरी होती गई, मगर ममता की आंखों में नींद नहीं थी। मां जेल में थीं, लेकिन वह जानती थीं, यह साजिश उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, उकसाने के लिए है। और यही गंगा प्रसाद की सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। पैकेट पर ओमती देवी के उंगलियों के निशान नहीं थे। रैपर पर किसी और के प्रिंट थे, जिनका मिलान थाने में तैनात 2 सिपाहियों से हुआ। उन दोनों का नाम देखते ही ममता ने गहरी सांस ली। ये वही हैं जिन्हें गंगा प्रसाद ने कल रात बुलाया था। उन्होंने तुरंत मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की और मीडिया को सटीक बयान जारी किया। हम कानून पर विश्वास रखते हैं, जल्द ही सच सामने होगा। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं थी, यह धैर्य और संयम की भी परीक्षा थी। गंगा प्रसाद को लगा कि उसने डीएम को झुका दिया है, पर उसे पता नहीं था कि हर चाल खुद उसके गले का फंदा बन रही है। फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी और गवाह सभी धीरे धीरे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। ममता ने उस रात अपनी डायरी में बस इतना लिखा, अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह का रास्ता हमेशा वहां से निकलता है जहां सच खड़ा होता है। सुबह का आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन अमनपुरा के पुलिस मुख्यालय में हवा भारी और बेचैन थी। रात भर चली छानबीन ने जो सच उजागर किया, उसने पूरे शहर को हिला दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज
और फोन रिकॉर्डिंग, हर सबूत गंगा प्रसाद यादव की ओर इशारा कर रहा था। अब मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर के दुराचार का नहीं, बल्कि सत्ता के बल पर रची गई साजिश का था। डीएम ममता सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंची। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर आंखों में वही स्थिरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। टेबल पर रखे दस्तावेज अब हथियार थे, हर पन्ने में कानून की ताकत और न्याय की ठंडी धार। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सीधा कहा कि आज ही गिरफ्तारी होगी, क्योंकि शहर को दिखाना जरूरी है कि न्याय सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि कार्रवाई का नाम है। दोपहर तक गंगा प्रसाद अपने आलीशान घर के बरामदे में चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका राजनीतिक रसूख उसे बचा लेगा। वह अपने साथियों से हंसते हुए कह रहा था, कुछ नहीं होगा, मैडम भी आखिर राजनीति समझेंगी। मगर तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। लोहे की खनक और गहरी आवाज ने उसकी मुस्कान रोक दी। अमनपुरा पुलिस, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला तो सामने ममता खड़ी थीं, पुलिस बल के साथ। उनकी आंखें ठंडी और शब्द नपे तुले थे। गंगा प्रसाद यादव, आपको साजिश रचने, झूठे सबूत लगाने और न्याय में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गंगा प्रसाद ने तिलमिलाकर कहा, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ममता का स्वर और भी दृढ़ हो गया। कानून से बड़ा कोई नहीं। पुलिसकर्मी आगे बढ़े। हथकड़ियों की झंकार ने पूरे बरामदे की हवा को और भारी कर दिया। थाने में कई घंटों की पूछताछ हुई। फोन रिकॉर्डिंग में उसकी वही आवाज गूंज रही थी जिसमें उसने रात को इंस्पेक्टर को आदेश दिया था, डीएम को सीधा मत छूना, उनकी मां पर वार करो। सीसीटीवी फुटेज ने साफ दिखा दिया कि उसके आदमी ओमती देवी के ठेले पर पैकेट रख रहे थे। जिन सिपाहियों को उसने पैसे और पदोन्नति का लालच दिया था, उन्होंने भी कबूल कर लिया कि यह सब उसकी साजिश थी। सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रही और कोर्ट ने उसी शाम उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। इसी बीच ओमती देवी की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई। शाम की हल्की धूप में जब वह जिला जेल के गेट से बाहर आईं तो सामने भीड़ जमा थी। लोग तालियां बजा रहे थे, मोबाइल कैमरे चमक रहे थे और सबसे आगे ममता खड़ी थीं। ममता ने आगे बढ़कर अपनी मां को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में नमी थी, पर उस नमी में अपमान का कोई बोझ नहीं था, सिर्फ एक गहरा सुकून। ममता ने फुसफुसाकर कहा, अब आपको केले बेचने की जरूरत नहीं। ओमती देवी मुस्कुराईं, बेटी, मैंने केले बेचे थे, अपनी मेहनत नहीं। मेहनत कभी बोझ नहीं होती। आज जो तूने किया वही असली कमाई है। अगले दिन जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कैमरों की फ्लैश और माइक पर झुके पत्रकारों के बीच ममता ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, यह मामला सिर्फ मेरे परिवार का नहीं था। यह हर उस नागरिक का मामला है जिसे लगता है कि सत्ता के बल पर कोई भी कानून से ऊपर हो सकता है। आज का संदेश साफ है, कानून देर से सही, पर पहुंचता जरूर है। उनके शब्दों के साथ भीड़ में तालियों की गूंज उठी। रात को जब ममता घर लौटीं तो मां दीपक की लौ के पास बैठी थीं। हल्की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने ममता का हाथ थामा और कहा, बेटी, इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं हुआ, तूने हमें और पूरे शहर को सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। खिड़की के बाहर चांद पूरी तरह निकला हुआ था। नीम की पत्तियों से टपकती ओस अब चमक रही थी, जैसे हर बूंद इस जीत की गवाह हो। ममता ने मां का हाथ थामे उस चांद को देखा और मन ही मन कहा, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी की इज्जत पर हाथ डालने की। न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी सांसों में है। दूर बर्फीले पहाड़ों में तैनात नंदिनी को भी संदेश मिला। उसने फोन पर बस 2 शब्द लिखे, जस्टिस सर्व्ड। ममता ने जवाब दिया, टुगेदर ऑलवेज। ओमती देवी ने दिए में नया तेल डाला और लौ ऊंची हो गई। घर के भीतर अब एक गहरा, संतोषजनक सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो तभी जन्म लेता है जब सच्चाई जीत चुकी होती है।